राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मैंने मेरे पिछले जो लेक्चर था उसमें आपको स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस समझाई थी। आज हम इसकी प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषताएं समझने से पहले हम शॉर्ट में उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1291 से मानी जाती है, जब 3 कैंटन्स ने मिलकर उरी, सुएज और अंडरवाल्टन, ये जो 3 कैंटन्स थे, इनने मिलकर आत्मरक्षा के लिए एक कॉन्फेडरेशन या राज्य मंडल की स्थापना की। लेटर ऑन इस कॉन्फेडरेशन में और कैंटन्स मिलते गए और 1648 तक इस राज्य मंडल के अंदर जो थे 13 कैंटन्स शामिल हो गए। 68 की वेस्टफेलिया की संधि में जो है इस कॉन्फेडरेशन को एक सॉवरेन स्टेट्स के रूप में मान्यता दी गई, पर इस कॉन्फेडरेशन की अपनी कुछ कमियां थी, जैसे इसमें केंद्रीय सरकार के स्वरूप का पता लगाना बहुत मुश्किल था, इसकी अपनी कोई सेना नहीं थी, कोई बजट नहीं था। इसके कारण क्या हुआ, ये जो कॉन्फेडरेशन था ये नहीं चल पाया और अल्टीमेटली जो था 1798 में फ्रांस ने जो है इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर एक एकात्मक और केंद्रीकृत सरकार की स्थापना कर दी। चूँकि अगर मैं स्विट्ज़रलैंड के लोगों का माइंडसेट की बात करूं तो उन्होंने कभी भी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करा, तो क्या हुआ, एक असंतोष पनपा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 1803 के अंदर नेपोलियन ने एक्ट ऑफ मीडिएशन की घोषणा की, जिसमें कि जो हेलवेटिक गणतंत्र की स्थापना जो कि फ्रांस ने की थी उसे ख़त्म करके एक नवीन संविधान को क्रियान्वित किया गया। इस नवीन संविधान में जो राज्य मंडल की जो व्यवस्था थी उसे पुनर्जीवित किया गया और कैंटन्स को कुछ सीमा तक स्वायत्तता भी दी गई। नेपोलियन के पतन के बाद जो है 1814 के अंदर 1814 में स्विस डायर ने जो एक नया संविधान गठन करना पड़ा। ठीक है, 1815 के अंदर जो है इस नए संविधान को स्वीकार किया गया। इस समय तक जो स्विस कॉन्फेडरेशन के अंदर कैंटन्स की जो संख्या थी वो बढ़कर 22 हो गई। ठीक है, इसमें भी जो है कैंटन्स को बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई और जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको वीक रखा गया। अब क्या हुआ कि जो कैंटन्स थे या जो स्विट्ज़रलैंड के जो लोग थे वो बेसिकली 2 भागों में बट गए। एक तो थे सुधारवादी और दूसरे थे रेडिकल्स। ठीक है, जो सुधारवादी जो थे वो अधिक एकात्मकता और केंद्रीकृत के समर्थक थे, जबकि जो रेडिकल्स थे, जिन्हें कि फेडरलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो कैंटन्स को अधिक से अधिक स्वायत्तता देना चाहते थे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड के अंदर गृह युद्ध हुआ और अल्टीमेटली जो था इस गृह युद्ध में जो है कैंटन्स की जो सेनाएं थी पराजित हुई और जो सेंट्रलाइज्ड जो पक्ष था, जो कि एक केंद्रीकृत शासन चाहता था, उसकी विजय हुई। ठीक है, जब युद्ध खत्म हुआ तो जो संघीय दायित्व था उन्होंने ये माना कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास पर्याप्त पावर्स होनी चाहिए जिससे कि वह बाहरी आक्रमण का सामना कर सके और इवन इंटरनली भी कभी भी शांति और व्यवस्था का जो कार्य है वो सफलतापूर्वक कर सके। इसीलिए जो है 1848 के अंदर 14 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया, जिसने कि 50 दिन में जो है संविधान का एक प्रारूप का निर्माण किया। ठीक है, और ये जो प्रारूप
जो उन्होंने बनाया, जिसे कि 12 दिसंबर 1848 के अंदर संविधान को लागू किया गया। यह जो 1848 का जो संविधान था, यह जो था लगभग 5.5 सदी से चले आ रहे कैंटन्स और संघ को जो है एक राज्य के रूप में उसने परिणत किया। उसके बाद 1874 के अंदर जो है संविधान के अंदर जो है संशोधन की मांग उठने लगी। एक्चुअल में ये जो 1848 का जो संविधान था, उसमें संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि आप संविधान के अंदर या तो आंशिक संशोधन कर सकते हो या पूर्ण संशोधन भी कर सकते हो। तो 1874 के अंदर जो है संविधान के अंदर पूर्ण संशोधन की बात की गई, एक टोटल रिवीजन की बात की गई। ये जो जो संशोधन किए गए, इसके अंदर क्या किया गया कि जो केंद्र जो सरकार थी, जो संघीय शासन था, उसको थोड़ा अधिक शक्तियाँ दी गई। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दिशा के अंदर उन्होंने और काम किया। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के अंदर राज्यों का हस्तक्षेप बढ़ाया और धार्मिक महंतों की जो शक्तियाँ थी उसे जो है उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, ये जो 1848 में जो संविधान लागू किया गया, जिसमें कि 1874 के अंतर्गत मेजर चेंजेस किए गए, ठीक है, इस संविधान के अंदर पुनः जो है 1998 या हम जिसको बोले 1999 के अंदर फिर से जो है एक नए संविधान को बनाया गया। एक्चुअल में जो 1848 का जो संविधान था, वो संविधान जो था, अब समय और परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा बदल गई थी कि ये रियलाइज़ किया जाने लगा कि इस संविधान में भी जो है टोटल रिवीजन की आवश्यकता है। इसीलिए 1997 के जो लास्ट के दिन थे, उसमें संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, और संघीय शासन ने 1998 में एक नवीन संविधान को स्वीकार करने की जो एक अधिदेश था, डिक्री थी, उसे जारी किया और 1999 में जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर नवीन संविधान को लागू किया गया। ठीक है, तो जो हम स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ेंगे, वो स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो कि 1999 के अंदर जो बना, वो हम अध्ययन करेंगे। हालांकि मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वो 1848 की ही जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषता रही, उसी को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। खैर, अब हम स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं पर आएँ तो देखो, स्विट्ज़रलैंड जो है विश्व की एक बहुत प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। ठीक है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मौलिक है। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम छोटे से देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लो कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी विशेषताएं हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को अध्ययन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पहली विशेषता की बात करें स्विट्ज़रलैंड के संविधान की, तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो निर्मित, लिखित और कहूँ तो अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। देखो, स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अगर मैं बात करूं तो 1848 के अंदर भी एक आयोग बनाया गया था, जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान का निर्माण किया गया। 1874 के अंदर जो संशोधन किए गए, या हम बात करें 1999 के अंदर जो संविधान बना, वो भी जो है 1998 के अंदर उस संविधान को जो निर्मित किया गया था, उसी को ही है जो है संविधान को 1999 के अंदर लागू किया गया। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो निर्मित और लिखित संविधान है। ठीक है, जो 1848 का जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान था, उसमें 123 जो थी धाराएं थी, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, जो 1999 का जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है, उसमें 195 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं। ठीक है, तो
स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो निर्मित व लिखित संविधान है और इसी के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो एक व्यापक संविधान है। अमेरिकी संविधान से अगर हम बात करें, स्विट्ज़रलैंड का संविधान बड़ा है, हाँ, भारतीय संविधान से छोटा है। खैर, स्विट्ज़रलैंड के संविधान का जो व्यापक इतना बड़ा क्यों है, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई विषयों का उल्लेख किया गया है जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस नहीं होती, जैसे मछली मारना, शिकार करना, जुआ खेलना, ऐसे विषयों को भी जो है स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। दूसरा, स्विट्ज़रलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने संघीय सरकार और कैंटन्स के बीच में जो है शक्तियों का स्पष्ट जो है वितरण किया है। ठीक है, उन्होंने कैंटन्स और संघीय सरकार के बीच में चाहे विधायी हो चाहे प्रशासकीय अधिकार हो, उनको पूरी तरह से मतलब विस्तार के रूप में समझाया है ताकि जो है लेटर ऑन कोई विवाद उत्पन्न न हो सके। ठीक है, तो इस कारण जो है स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपेक्षाकृत जो है एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मैं कहूँ एक व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, अगली विशेषता की अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके अंदर अल्टीमेटली सुप्रीम कौन है, वो है जनता। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अल्टीमेट सॉवरेनिटी जनता के हाथ में निहित है। बिना जनता की स्वीकृति से जो है स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट या संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन करने के लिए जनता की सहमति आवश्यक है। फिर अगर जनता चाहे तो वह जो है संशोधन का प्रस्ताव भी ला सकती है। ठीक है, तो बिना जनता की सहमति से जो है स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो जो हम जिस पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, जिस लोक संप्रभुता की बात करते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाई जाती है। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों जो सदन हैं उससे उनका पारित होना आवश्यक है। उसके बाद में कैंटन्स का बहुमत होना भी आवश्यक है और उसके बाद में जनता की जो स्वीकृति है उसे प्राप्त होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट है वो 3 लेवल पर होंगे। संघीय स्तर पर होंगे जहाँ पर दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होगा। कैंटन्स इकाइयाँ जो हैं उसके स्तर पर होंगे, इकाइयों के स्तर पर, जो कि कैंटन्स है स्विट्ज़रलैंड के अंदर इकाइयों को कैंटन्स कहा जाता है। तो कैंटन्स का बहुमत होना आवश्यक है। और तीसरा जो है वहाँ जनमत का समर्थन, यानी जो मतदाता हैं उनमें जो है मतदाताओं का भी जो है पक्ष जो है संविधान संशोधन के फेवर में होना चाहिए, तभी जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम व्यवहार की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो व्यवहार में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना में जो है लचीला है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो अगर हम देखें तो आज भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल जो है मात्र 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। इसीलिए केसी व्हीलर का मानना है कि यद्यपि स्विस संविधान कठोर है लेकिन वहाँ के जो नागरिक हैं वो लचीले हैं। आज हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान की 3 विशेषताओं की बात की। पहला, वो लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान है। दूसरा, संविधान में इसके संशोधन के लिए जनता की स्वीकृति आवश्यक है। और तीसरा, स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है एक कठोर संविधान है।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।